Hello students, my name is Lalit Gautam and I welcome you all on this channel World Student Scope. हम कर रहे हैं क्लास 11th की फिजिक्स का बेसिक मैथमेटिक्स कवर. इससे पहले हम चैप्टर नंबर 1 और 2 कवर कर चुके हैं, दैट इज यूनिट्स एंड मेजरमेंट. और अब हम कर रहे हैं बेसिक मैथमेटिक्स, यानी कि मैथमेटिकल टूल्स जो हम फिजिक्स में यूज करने वाले हैं. एंड इन बेसिक मैथमेटिक्स वी हैव डन trigonometry part. Okay, now today we are going to cover graphical representation of functions. क्योंकि हम फिजिक्स में बहुत सारे फंक्शंस को यूज करते हैं. फॉर एग्जांपल सर्कल हो गया, एलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला, या फिर सबसे ज्यादा जो कॉमन हम यूज करते हैं स्ट्रेट लाइन. ओके, सो अब इस लेक्चर में, आज के लेक्चर में और नेक्स्ट लेक्चर में हमें यही फंक्शंस को देखना है कि हम इन्हें मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं और इनको हम ड्रॉ कैसे करेंगे अगर हमें मैथमेटिकल इक्वेशन ऑलरेडी गिवन हो तो. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लीनियर फंक्शन के साथ में. यू हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट लाइंस. लाइंस के बारे में आपने पहले से पढ़ा है. तो लीनियर फंक्शन का मीनिंग ये है कि हम कोई भी लाइन को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे. ठीक है, वो फंक्शन लीनियर होना चाहिए. फंक्शन तो बहुत तरह के हो सकते हैं. फॉर एग्जांपल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2ax, बट दिस फंक्शन इज नॉट लीनियर, है ना. वाई का स्क्वायर हो गया, सो दिस फंक्शन इज नॉट लीनियर. हमें बात करनी है वाई और एक्स दोनों की पावर में क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए. उनकी पावर में स्क्वायर या फिर क्यूब कुछ भी ऐसे नहीं होना चाहिए. तो अब वो कुछ भी हो सकता है, जैसे कि y इज इक्वल टू 2x प्लस 3. तो अब ये जो फंक्शन है इसे मैं लीनियर कह सकता हूँ, है ना, बिकॉज दिस इज y, दिस इज x, किसी का भी स्क्वायर या क्यूब कुछ भी नहीं हुआ है. दिस इज अ लीनियर फंक्शन. और फंक्शन का मीनिंग है कि एक वेरिएबल पर हमारा दूसरा वेरिएबल क्या करे, डिपेंड करे. फॉर एग्जाम्पल जो ये x की वैल्यू होगी वो डिसाइड करेगी कि y की वैल्यू क्या होगी. इफ x इज 0, अगर x की वैल्यू हो जाए 0, सो इट विल बी 2 इंटू 0, यानी कि 0 ये पार्ट तो कंसिडर नहीं होगा. देन y विल बी 3, तो y की वैल्यू हो गई 3. बट अगर x की वैल्यू हो 1, यानी कि दिस इज 1, सो 2 इंटू 1 दैट इज 2 प्लस 3, सो y विल बिकम ऑब्वियसली 5. तो जो एक वेरिएबल है वो डिसाइड कर रहा है हमारे दूसरे वेरिएबल की वैल्यू को. ये मीनिंग होता है फंक्शन का. वो तो फंक्शन तो ये भी है ना. यहाँ पर x की जो वैल्यू है वो डिसाइड करेगी कि y की वैल्यू क्या होगी. बट दिस इज नॉट लीनियर फंक्शन. तो हमें बात करनी है कुछ ऐसे फंक्शंस की लीनियर जो हो, उनके ऊपर कोई ऐसे पावर नहीं होनी चाहिए. देन वी विल मूव ऑन टू स्क्वायर, सर्कल, ये सब हम इन पर मूव करेंगे. तो लीनियर फंक्शन से ही स्टार्ट करते हैं. चलिए, अब कोई भी अगर फंक्शन है तो उसकी हमें एक स्टैंडर्ड इक्वेशन चाहिए होती है. अगर एक सर्कल है, अब सर्कल कितना भी बड़ा या छोटा हो सकता है, उसकी सेंटर कहीं ओरिजिन पर भी हो सकता है या फिर किसी और पॉइंट पर भी हो सकता है, राइट. तो हमें एक स्टैंडर्ड इक्वेशन चाहिए होगी सर्कल की. सिमिलरली अभी हम स्ट्रेट लाइन के बारे में पढ़ रहे हैं, सो वी नीड अ स्टैंडर्ड इक्वेशन. अब इक्वेशन हमें जनरली तो कुछ ऐसे भी मिल सकती है, 2y इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ x प्लस लेट्स से 6. ओके, तो ये एक इक्वेशन हो गई. बट दिस इज नॉट स्टैंडर्ड. अब स्टैंडर्ड इक्वेशन हमारी कैसी दिखनी चाहिए, y इज इक्वल टू mx प्लस c. ये हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन है स्ट्रेट लाइन की. ओके, तो यहाँ पर y के साथ में कुछ होना नहीं चाहिए. तो हम क्या करेंगे, इस पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर देंगे. सो दिस विल बी y इज इक्वल टू 3/2. दोनों तरफ हमने क्या किया, 2 से डिवाइड कर दिया. तो 3/2 यहाँ पर x ही होगा एज इट इज, और 6 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो वो क्या बन जाएगा, 3. नाउ दिस इज इक्वेशन जो हम कह सकते हैं कि स्टैंडर्ड फॉर्म में है. स्टैंडर्ड फॉर्म कुछ ऐसी होनी चाहिए, y इज इक्वल टू mx प्लस c, यानी कि x के साथ में कुछ हो, ये क्या हो गया m, प्लस में c, कोई भी नंबर, कोई भी कांस्टेंट, ये हो सकता है ना भी हो. c की वैल्यू अगर 0 हो, सो उस टाइम पर ये नहीं होगा इस इक्वेशन के अंदर, है ना. So this value is m and this value is c. So standard equation से कंपेयर करने पर हमें पता लग जाएगा कि कोई भी गिवन इक्वेशन में what is the value of m and what is the value of c. लेकिन अब इनका मीनिंग क्या है, ये m का मीनिंग क्या है, c का मीनिंग क्या है, या फिर इनका सिग्निफिकेंस क्या है, वो हमें देखना है. सो स्लोप का मीनिंग क्या होगा, अगर हम कोई भी लाइन को ड्रॉ करते हैं, दिस इज कोऑर्डिनेट एक्सिस, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, तो यहीं पर हम किसी लाइन को ड्रॉ करेंगे ना, तो वो लाइन स्ट्रेट भी हो सकती है, वर्टिकल भी हो सकती है, और वो कुछ एंगल पर भी हो सकती है, यानी कि स्लैंट, है ना, कुछ तिरछी वो होगी. तो अब इसका हमें देखना होगा कि स्लोप क्या है. अगर वो लाइन है तो वो कितनी टेढ़ी है, ये हमें बताता है स्लोप. ठीक है, यानी कि अगर मैं ये देखूं कि ये लाइन कितना एंगल बना रही है एक्स एक्सिस के साथ,
कुछ ना कुछ एंगल तो बनाएगी, 0 डिग्री, 10 डिग्री, 30 डिग्री, कुछ भी, वो कुछ एंगल बनाएगी। जितना ज़्यादा ये एंगल होगा उतना ही ज़्यादा उसका स्लोप इंक्रीज हो रहा है। उसके ऊपर आप ये सोचिए कि अगर आप इस लाइन पर हैं, आप किसी हिल या हिल स्टेशन पर हैं, तो जब हम ऊपर चढ़ते हैं, है ना, स्लोप के ऊपर, तो हमें चढ़ने में बहुत दिक्कत होती है, बिकॉज स्लोप जितना ज़्यादा होगा उतना ही हमारे लिए जाना ऊपर मुश्किल हो जाता है। और जितना वो हॉरिजॉन्टल होता जाएगा, फॉर एग्जाम्पल कुछ ऐसे, अब इस लाइन का जो स्लोप है वो बहुत कम है, एंगल जो ये लाइन बना रही है वो बहुत कम है, दैट मीन्स इस लाइन का जो स्लोप है वो कम है और ये हमारे लिए, इस पर जाना हमारे लिए बहुत आसान होगा। तो जो एंगल बनाती है कोई भी लाइन एक्स एक्सिस के साथ में, हॉरिजॉन्टल जो हमारी एक्सिस है, तो वो एंगल डिसाइड करता है कि हमारा स्लोप कम होगा या फिर स्लोप ज़्यादा होगा। तो स्लोप का सिंपल सा मीनिंग क्या है कि वो लाइन कितनी टेढ़ी है ये हमें पता लग जाता है स्लोप की हेल्प से, कितनी वो स्लांट है, ठीक है। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस सी, जो हम यहाँ पर कांस्टेंट कह रहे हैं इक्वेशन में, कोई ना कोई कांस्टेंट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, राइट। ये कांस्टेंट खुद क्या हो सकता है, 0 भी हो सकता है। सो दिस कांस्टेंट इज नोन एज इंटरसेप्ट। अब इंटरसेप्ट होता है पॉइंट एट विच लाइन कट्स वाई एक्सिस, ठीक है। अब देखो स्ट्रेट लाइन है वो, अब स्ट्रेट लाइन कहीं ना कहीं पर तो वाई एक्सिस को कट करेगी, अनटिल और अनलेस कोई एक वर्टिकल लाइन है। अब देखो वाई एक्सिस के वो पैरेलल है, तब तो वो हम मानते हैं कि वो कट नहीं करेगी। कहाँ कट करेगी, इनफाइनाइट डिस्टेंस पर जाकर, मतलब हमें नहीं पता कि वो कहाँ कट करेगी अगर वो लाइन पैरेलल है। अदरवाइज किसी भी सिचुएशन में अगर आप देखें तो वो लाइन अगर थोड़ी सी भी टेढ़ी हुई तो वाई एक्सिस को कभी ना कभी तो कट करेगी, राइट। लाइन का मीनिंग ये नहीं होता कि लाइन बस जितनी हमने ड्रॉ कर दी, मैंने इतनी सी लाइन बना दी तो बस ये लाइन नहीं है, दिस इज लाइन सेगमेंट। लाइन का मीनिंग वो कभी खत्म ही नहीं होगी, आप उसको आगे उसको पीछे आप उसको प्रोड्यूस कर सकते हो। नाउ दिस इज लाइन जो कभी खत्म नहीं होगी, इससे आगे भी हम जा सकते हैं, इससे पीछे भी हम जा सकते हैं। तो जब मैंने अगर आपको उसका एक छोटा सा पार्ट भी दे दिया तो आप उसको प्रोड्यूस करके देख सकते हो कि वो वाई एक्सिस को कभी ना कभी तो कट करेगी, है ना। अनटिल और अनलेस वो लाइन कैसी है, पैरेलल लाइन है, तो वो वाई एक्सिस को कट करेगी। अब वो जहां पर ये वाई एक्सिस है हमारी, है ना, जितनी भी वैल्यू पर वो वाई एक्सिस को कट करेगी, दिस वैल्यू, दिस इज नोन एज इंटरसेप्ट सी, ओके। ये होता है इंटरसेप्ट। अब ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। लेट मी ड्रॉ इट अगेन। यहां पर काफी कुछ हो गया है। तो ये जो इंटरसेप्ट है ऑब्वियसली पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। सी, दिस इज वाई एक्सिस, दिस इज एक्स एक्सिस, ठीक है। ये जो इंटरसेप्ट है 0 भी हो सकता है। 0 का मीनिंग क्या है कि वो वाई एक्सिस को कहां कट करेगी, 0 पर। 0 का मीनिंग ओरिजिन पर। तो जो लाइन ओरिजिन से ही पास होती है कुछ इस तरह की, वो लाइन क्या होगी, उसमें इंटरसेप्ट होगा ही नहीं, ये जो सी वैल्यू है वो नहीं होगी। तो वो उन लाइन के लिए हम क्या लिख देते हैं, इक्वेशन लिख देते हैं, y इज इक्वल टू एम एक्स। तो बताओ मैं यहाँ पर c कैसे लिखूं, c की वैल्यू 0 है। कोई भी लाइन हुई, अब ये कितनी सारी लाइन पॉसिबल है, इनफाइनाइट, है ना, ओरिजिन से पास करनी चाहिए बस, वो कैसे भी हो सकती है। सो वो उस लाइन की इक्वेशन स्टैंडर्ड इक्वेशन बन जाएगी y इज इक्वल टू एम एक्स। यहाँ पर c की जरूरत नहीं है। c की जरूरत कब आएगी, जब वो लाइन थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट हो जाए, जैसे कि ये। अब इस लाइन को मैं y इज इक्वल टू एम एक्स नहीं लिख सकता, ऑल्दो ये इस लाइन के पैरेलल है, बट ये y एक्सिस को कट कर रही है किसी नॉन जीरो वैल्यू पर। ये वैल्यू तो जीरो नहीं हो सकती। सिमिलरली अगर इसको थोड़ा सा नीचे शिफ्ट कर दूं, ठीक है, तो अब जो इंटरसेप्ट है वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। यहाँ पर जो c की वैल्यू है ऑब्वियसली वो y एक्सिस को कट कर रही है, बट किसी पॉजिटिव वैल्यू पर, ठीक है। तो वो इंटरसेप्ट की वैल्यू कैसी होगी, पॉजिटिव होगी। और यहाँ पर अगर हम देखें इंटरसेप्ट की वैल्यू कैसी होगी, नेगेटिव होगी। क्लियर है इतना आपको कि इंटरसेप्ट पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है। इस वाली लाइन के लिए जो इंटरसेप्ट है c, वो क्या है, 0 है। ऑलराइट, तो कुछ भी इंटरसेप्ट हो सकता है। अब हमें समझ में आ गया कि अगर इंटरसेप्ट जो ये कांस्टेंट नंबर हमें देखने को मिलता है लाइन में, अगर वो पॉजिटिव वैल्यू है तो वो लाइन पॉजिटिव पार्ट में ही कट करेगी, वाई एक्सिस को ऊपर ही कहीं कट करेगी। अगर ये वैल्यू -3 होती यहाँ पर, तो यानी कि -3 नीचे चले जाओ और वहां पर ये लाइन जब इसको हम ड्रॉ करते तो वो इसको कट करती, ठीक है। और अगर वो लाइन कट कर मतलब सिर्फ 0 पर ही कट कर रही है, ओरिजिन से पास होती है, तब तो हम इसको y इज इक्वल टू एम एक्स लिख सकते हैं। कोई भी इक्वेशन हो, y इज इक्वल टू 2x, y इज इक्वल टू सिंपली चाहे आप x लिख दो, y इज इक्वल टू में 100 टाइम्स ऑफ x लिख दो,
अब इन सभी लाइन में डिफरेंस क्या है? ये सभी ओरिजिन से पास कर रही है, सभी लाइन कहाँ से पास कर रही है? ओरिजिन से, क्योंकि किसी में भी कांस्टेंट वैल्यू नहीं है, इंटरसेप्ट तो नहीं है, राइट? तो डिफरेंस कहाँ है? इस नंबर में। यहाँ पर ये नंबर 2 है, यहाँ पर ये नंबर क्या है? 1, मतलब x के साथ में कुछ नहीं है तो क्या है? 1 मान लेंगे। और यहाँ पर x के साथ में क्या मल्टीप्लाई हो रहा है? 100, इतना बड़ा नंबर। तो ये जो नंबर है ये क्या है? m, यानी कि स्लोप। तो हमें ये पता लगेगा कि इन लाइन का स्लोप क्या है, ठीक है? स्लोप की वैल्यू पता लगेगी, इस लाइन का जो स्लोप है, ठीक है? m की वैल्यू अगर मैं लिखूं यहाँ पर, तो इसके लिए हो गया 2, इसके लिए हो गया 1, इसके लिए क्या हो गया? 100। तो इस लाइन का स्लोप सबसे ज्यादा है, ये बहुत ज्यादा तिरछी होगी, y एक्सिस के बहुत पास, ठीक है? कुछ ऐसे y एक्सिस की तरफ ज्यादा ये झुकी होगी, बट इसका स्लोप ऑब्वियसली बहुत ज्यादा है, 100 है, ठीक है? तो ये जो वैल्यू है 2, 1, 100, यानी कि जो x का कोफिशिएंट होता है वही स्लोप होता है, और वही हमें लाइन की स्लोप के बारे में आइडिया देता है, ठीक है? कि लाइन कैसी होगी, मतलब वो किस तरह से इंक्लाइंड होगी, उसका आइडिया हमें इस m की वैल्यू से ही पता लगता है, यानी कि स्लोप की वैल्यू से, ठीक है? तो अब ये जो स्लोप है, आपको क्या लगता है कि स्लोप पॉजिटिव ही हो सकता है या फिर ये स्लोप नेगेटिव भी हो सकता है? ऑब्वियसली हमें जरूरी नहीं है कि हमेशा कुछ ऐसा ही देखने को मिले, पॉसिबल है कि नाउ आई एम इरेजिंग दिस पार्ट, ओके? दीज वर स्लोप, और मैं ये भी रेज कर देता हूं क्योंकि यहां पर हमने अभी इंटरसेप्ट का मीनिंग समझा कि इंटरसेप्ट पॉजिटिव हो सकता है, इंटरसेप्ट नेगेटिव भी हो सकता है। अभी हम देखेंगे कि स्लोप भी पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो कुछ भी हो सकता है ना? स्लोप की भी तो कोई वैल्यू पॉसिबल है। तो अगर यहां पर होता -3/2, सेम इक्वेशन है, मैंने कोई चेंज नहीं किया इसमें, राइट? बस मैंने क्या कर दिया? -3/2 कर दिया, यानी कि जो स्लोप पॉजिटिव था अभी तक उसको मैंने कर दिया नेगेटिव, ठीक है? तो नेगेटिव स्लोप का मीनिंग क्या होता है? जब हम कहीं ऊपर चढ़ रहे होते हैं, है ना, जब हम क्लाइंब कर रहे हैं, तब हमें लगता है कि उस लाइन का स्लोप कैसा है? पॉजिटिव है, हमें ऊपर जाने में क्या होगी? दिक्कत होगी अब, ठीक है? हम ऊपर की डायरेक्शन में जा रहे हैं, इस लाइन का स्लोप कैसा है? इस लाइन का स्लोप पॉजिटिव है, इस लाइन का स्लोप कैसा है? पॉजिटिव है। अगर कोई लाइन ऐसी है बिल्कुल हॉरिजॉन्टल, क्या आपको उसमें जाने में कोई दिक्कत आएगी? आपको लगेगा कि इसका कोई स्लोप है? खुद सोचकर बताइए। हम जब डेली अपने नॉर्मली यहाँ पर प्लेन एरियाज में वॉक करते हैं तो क्या कोई स्लोप होता है? कोई स्लोप नहीं होता। तो यहाँ पर जो स्लोप की वैल्यू है m, वो क्या हो गया? 0 हो गया। इसको तो जाने में कोई एफर्ट नहीं लगाना, बट इस बंदे को जाने में बहुत एफर्ट लगाना पड़ेगा, क्योंकि स्लोप कैसा है? पॉजिटिव है, राइट? वो जैसे जैसे x डायरेक्शन में बढ़ रहा है, y डायरेक्शन में भी इंक्रीज ही कर रहा है। देखो दोनों डायरेक्शंस में, अगर आप x डायरेक्शन में सोचते हो तो वो इंक्रीज कर रहा है ना, आगे जा रहा है। y में भी वो ऊपर ही मूव कर रहा है, y एक्सिस की डायरेक्शन में। तो दोनों डायरेक्शन में वो इंक्रीज कर रहा है, उसका स्लोप पॉजिटिव है, उसको बहुत एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे ऊपर जाने में। लेकिन जब हम कभी भी हिली एरिया में नीचे आते हैं, है ना, ट्रैकिंग कर लिए, ऊपर पहुंच गए, बट जब नीचे आते हैं तब बहुत मजा आता है हमें, है ना? उस टाइम पर हम बहुत एंजॉय करते हैं, क्योंकि आसानी से नीचे जाते हैं, हमें ज़्यादा एफर्ट लगाने ही नहीं पड़ते। यहाँ पर बहुत एफर्ट लगाने पड़ते हैं, ठीक है? यहाँ पर हम ये कह सकते हैं हमें एफर्ट नहीं लगाने पड़ते, बट यहाँ पर तो हम ये कह सकते हैं जाना और ईजी हो जाता है ना? क्योंकि ग्रेविटी हमें ऑब्वियसली नीचे की तरफ खींच रही है, तो हमारा जाना बहुत ईजी हो जाता है। लेकिन यहाँ पर अगर स्लोप मैं आपसे पूछूं तो इस लाइन का स्लोप क्या है? नेगेटिव स्लोप है। दिस लाइन इज हैविंग नेगेटिव स्लोप। तो मैंने यहाँ पर तीनों तरह के एग्जाम्पल दिखा दिए, अ लाइन विद पॉजिटिव स्लोप, अ लाइन विद नेगेटिव स्लोप एंड अ लाइन विद स्लोप 0, जिसका स्लोप क्या है? 0 है, जो कि फ्लैट सरफेस यानी कि फ्लैट लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन जिसको हम कह सकते हैं। ऑल राइट, अगर वर्टिकल लाइन हो तो उसका स्लोप क्या होगा? स्लोप का यहाँ पर वर्टिकल लाइन का मीनिंग देखो, जो y एक्सिस के क्या है? पैरेलल है, राइट? तो अब इस लाइन का स्लोप क्या होगा? जल्दी से मुझे बताइए, इस लाइन का स्लोप क्या होना चाहिए? जब लाइन फ्लैट है तो उसका स्लोप क्या है? 0। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं उसका स्लोप इंक्रीज कर रहा है और वो लाइन हो गई वर्टिकल, कुछ इस तरह से, तो उसका स्लोप क्या हो जाएगा? अब इसका स्लोप, इस पर हम नॉर्मली तो वॉक कर ही नहीं सकते, बिल्कुल वर्टिकल है। क्या आप दीवार के ऊपर चढ़ सकते हो छिपकली की तरह? नहीं चढ़ सकते ना, वो तो छिपकली ही कर सकती है, हम तो नहीं कर सकते। तो हमारे लिए इसका स्लोप क्या है? हमारे लिए इसका स्लोप है इनफाइनाइट, या फिर आप कह सकते हैं नॉट डिफाइंड, ठीक है? इनफाइनाइट या फिर नॉट डिफाइंड दोनों एक ही बातें हैं। तो इस लाइन का स्लोप क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट हो जाएगा, ठीक है? सो आई होप मैंने स्लोप का जो सारा
पॉसिबल था वो मैंने बता दिया। स्लोप पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव, स्लोप 0 भी हो सकता है और स्लोप इनफाइनाइट भी हो सकता है अगर वो लाइन वाई एक्सिस के कैसे हो, वर्टिकल हो। तो आप इसको एज इट इज ड्रॉ कर सकते हैं क्योंकि हमें एग्जाम्पल से ज्यादा चीजें क्लियर होती हैं, हमें देखकर पता लग रहा है कि ये लाइन का पॉजिटिव स्लोप है, ठीक है। अच्छा, पॉजिटिव और नेगेटिव में एक चीज और हम देख सकते हैं कि जो लाइन का पॉजिटिव स्लोप है वो एंगल देखो कितना बना रही है एक्स एक्सिस के साथ में। ये हमारी एक्स एक्सिस है, ठीक है, ये हमारी लाइन है, दोनों के बीच में एंगल हुआ ये थीटा, और ये थीटा कैसा है, पॉजिटिव है, ये एंगल भी तो पॉजिटिव है। हमने पढ़ा है जब हम अभी इस थीटा को मेजर करने के लिए आपको कैसे जाना पड़ेगा, इस डायरेक्शन में, है ना, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के जो एंगल होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं, राइट। अब यहां पर देखो ये हमारी लाइन है, देखो लाइन के साथ में थोड़ा सा डायरेक्शन भी समझो, ठीक है। तो ये हमारी लाइन है, लाइन कुछ इस तरह से जा रही है, ये हमारी एक्स एक्सिस है, तो दोनों के बीच का एंगल या तो आप कह लीजिए कि ये है, कुछ इस तरह से भी समझ सकते हैं, या फिर ये भी कह सकते हैं, एक ही बात है, ठीक है। अगर आप ये देखते हैं कि ये एंगल तो पॉजिटिव है, सही बात है, बट जो एंगल के ऊपर हम क्या कैलकुलेट करेंगे, टेंजेंट, tan थीटा, इस एंगल का जब हम थीटा कैलकुलेट करेंगे तो वो तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का ही एंगल है, राइट, जब पॉजिटिव स्लोप है। लेकिन जब स्लोप नेगेटिव हुआ यानी कि ये, तब उसका जो हम टेंजेंट थीटा कैलकुलेट करेंगे तो वो कैसा आने वाला है, नेगेटिव आने वाला है। अब अगर आपको लग रहा है कि टेंजेंट थीटा कहाँ से आ गया, तो स्लोप इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा होता है। अभी हम देखेंगे, इसको वेरीफाई करके देखेंगे कि ऐसा सच में है या फिर नहीं है, ठीक है। तो टेंजेंट थीटा बहुत जरूरी है, स्लोप और टेंजेंट थीटा एक ही बातें होती हैं। आई एम राइटिंग इट हेयर, एम इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा, ठीक है। तो ऑब्वियसली थीटा जितना ज्यादा होगा, एंगल जितना ज्यादा होगा, स्लोप उतना ही ज्यादा होगा, ठीक है। तो ये जो लाइन है जिसका नेगेटिव स्लोप है, या तो हम ये कहेंगे कि वो जो एंगल बनाएगी वो ऑब्ट्यूस एंगल बनाएगी एक्स एक्सिस के साथ में, पॉजिटिव एंगल अगर मैं कह रहा हूं, और या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि वो नेगेटिव एंगल बना रही है। अगर इस डायरेक्शन में देखते हैं तो वो कैसा एंगल बना रही है, नेगेटिव एंगल बना रही है, ठीक है। बिकॉज लाइन की डायरेक्शन कुछ ये है, हम इस डायरेक्शन में अगर देखें, ठीक है, और ये एक्स एक्सिस की डायरेक्शन है, तो दोनों के बीच का एंगल यहां से देखते हैं तो दिस एंगल इज नेगेटिव, राइट। तो ऐसे भी आप थोड़ा समझ सकते हैं, लाइन को देखकर आपको आइडिया लग जाएगा कि उस लाइन का पॉजिटिव स्लोप होना चाहिए या फिर उस लाइन का नेगेटिव स्लोप होना चाहिए। ऑलराइट, तो अभी तक हमने किया लाइन की स्टैंडर्ड इक्वेशन, ये नोट कर लो, स्टैंडर्ड इक्वेशन y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, यही होती है। यहाँ पर m का मीनिंग क्या होता है, स्लोप, और m की वैल्यू टेंजेंट थीटा होती है। c का मीनिंग हमने पढ़ा इंटरसेप्ट, यानी कि पॉइंट एट विच लाइन कट्स y एक्सिस, जहां पर वो y एक्सिस को कट करती है, ठीक है। इक्वेशन आपको किसी भी फॉर्म में मिल सकती है, जब हम सॉल्व करते हैं तो हमेशा आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में मिले, ऐसे बना बनाया सब कुछ नहीं मिल जाता है, राइट। हमें कई बार थोड़े से एफर्ट करने भी पड़ते हैं। तो ये इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं थी तो हमने कन्वर्ट कर ली, राइट। कन्वर्ट करने के बाद में हमारे लिए सिंपल हो जाता है, स्लोप बताना, इंटरसेप्ट बताना, सब कुछ हम इजीली कर सकते हैं। ऑलराइट, नाउ वी विल मूव ऑन टू सम प्रैक्टिस पार्ट स्ट्रेट लाइन के बारे में, ठीक है। हमने जितना जितना हम देख सकते थे देख चुके हैं, अभी हमें थोड़ा सा स्लोप के बारे में समझना है। अब यहाँ पर एक एग्जांपल हम डिस्कस करते हैं, दैट इज y इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस टू। ये क्या है, हमें देखते ही पता चल रहा है कि एक लीनियर फंक्शन है ना, ये एक लीनियर फंक्शन है। अब हम क्या करेंगे, इसको कंपेयर करेंगे अपनी स्टैंडर्ड इक्वेशन से। स्टैंडर्ड इक्वेशन थी y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, राइट। तो ये मेरी स्टैंडर्ड इक्वेशन है, इसी से मुझे कंपेयर करना है। कभी भी अगर लाइन की इक्वेशन मुझे दिखाई देती है तो अगर मैं कंपेयर करता हूं, x का जो कोफिशिएंट है वो होता है स्लोप। तो x का कोफिशिएंट क्या है, यानी कि m की वैल्यू क्या है, -1, यानी कि स्लोप की वैल्यू है यहाँ पर -1। और जो इंटरसेप्ट है, अगर आप देखें कांस्टेंट वैल्यू, दिस c, वो किसके इक्वल है, 2 के इक्वल है, ओके। सो दिस इज इक्वल टू 2। तो अब मुझे पता लग गया इस इक्वेशन को स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करने पर कि इंटरसेप्ट है 2, स्लोप है -1, नेगेटिव स्लोप है। इंटरसेप्ट का मीनिंग तो देखो ये होता है कि ये अगर पॉइंट 2 है, क्योंकि इंटरसेप्ट पॉजिटिव है, तो है ना, पॉजिटिव y एक्सिस में हम देखेंगे दिस इज +2, दिस इज -2। अगर इंटरसेप्ट -2 होता तो मैं यहां से कहता कि जो लाइन है वो -2 से पास करेगी, बट नाउ इंटरसेप्ट इज +2, तो ऑब्वियसली लाइन कहां से पास करेगी, +2 से ही पास करेगी। अब +2 से पास करने वाली तो बहुत सारी लाइनें हो सकती है, ये हो सकती है, ये हो सकती है, या फिर ये भी हो सकती है।
बट अभी अभी हमने देखा कि ये जो सभी लाइन है इनका स्लोप कैसा है, इन सभी का स्लोप तो पॉजिटिव है, राइट? ये तो पॉजिटिव स्लोप वाली लाइन है। अगर इसमें हम एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो वाई डायरेक्शन में भी हम इंक्रीज ही कर रहे हैं ना, एक्स कोऑर्डिनेट इंक्रीज कर रहा है तो वाई कोऑर्डिनेट भी इस पे इंक्रीज करता है अगर आप यहाँ पर वॉक करना स्टार्ट कर दें, राइट? मुझे क्या चाहिए, मुझे तो नेगेटिव स्लोप चाहिए यानी कि -1। सो -1 कब मिलेगा, यानी कि स्लोप नेगेटिव कब होगा, जब भी कुछ इस तरह की लाइन हो, ऐसे हो सकती है, ऐसे हो सकती है, कुछ ऐसे हो सकती है। ये जो सभी लाइन है ये सभी की सभी 2 से पास कर रही है, सभी का इंटरसेप्ट कितना है 2, और इन सभी लाइंस का जो स्लोप है वो कैसा है, नेगेटिव है। स्लोप नेगेटिव है बट -1 है कि नहीं वो नहीं पता, हमें वो देखना पड़ेगा कि स्लोप -1 होना चाहिए, राइट? तो इस तरह से हम थोड़ा आइडिया लगा सकते हैं कि हमारी इक्वेशन जो है, कई बार ऑप्शन होते हैं ग्राफ के, राइट? अब ऐसी इक्वेशन बनी हुई है, इसके लिए हमारा रिजल्ट कुछ ऐसा आया तो ऑब्वियसली वो ऑप्शन गलत है, स्लोप पॉजिटिव नहीं हो सकता, स्लोप कैसा होगा, नेगेटिव होगा। अब नेगेटिव भी है तो अब आपको देखना है कि स्लोप -1 होना चाहिए, ओके? सो दिस इज वन वे कि हम देखें इक्वेशन जो है लीनियर फंक्शन, उसको हम लाइन जब ड्रॉ करेंगे तो हम कैसे करेंगे। ऑब्वियसली अब इतनी सारी लाइन्स तो पॉसिबल नहीं है, पॉजिटिव स्लोप वाली जो लाइन है वो हम इरेज कर देते हैं क्योंकि पॉजिटिव स्लोप हमें चाहिए ही नहीं। अब नेगेटिव स्लोप वाली भी बहुत सारी लाइन है, लेकिन उनमें से कोई एक ही लाइन होगी ऐसी जो 2 से पास करती हो, जिसका इंटरसेप्ट 2 हो, है ना, और उसका स्लोप भी क्या हो, नेगेटिव हो। अब और भी हमें यहाँ पर क्या चाहिए, देखो इस इक्वेशन को हम एक तरीके से करेंगे, आपका एक बहुत पुराना मेथड है जिससे हम डिटेक्ट करेंगे, ठीक है? ये आपने क्लास 7th 8th कभी भी पढ़ा होगा। हम क्या करते थे, एक्स और वाई की वैल्यू को ना ऐसे एक टेबल बना लेते थे। अब ये मेथड बहुत पुराना है बट ये मेथड बहुत यूजफुल है, ये कहाँ तक आपको काम आ जाए आपको पता नहीं लगेगा, ठीक है? ये मेथड बहुत यूजफुल है क्योंकि ये तो एक लाइन की इक्वेशन है, ठीक है, बट कई बार बहुत कॉम्प्लिकेटेड से फंक्शन आ जाते हैं जिसका आपको आइडिया ही नहीं होगा कि वो कैसा दिखाई देता है। अगर हम उसका ग्राफ ड्रॉ करें तो वो कैसा होगा आपको नहीं पता, तो आप इस मेथड को यूज़ करो, ठीक है? उस कॉम्प्लिकेटेड से फंक्शन में एक्स की वैल्यू डालो, एक्स की वैल्यू को सबसे पहले तो 0 डाल दो, तो वो सबसे आसान होता है क्योंकि, ठीक है? फिर कुछ और डालो, 1 डालो, -1 डालो, सिंपल वैल्यूज को डाल के देखो कि आपका जो y है वो क्या आ रहा है ना? मैंने x को डाला 0 आ गया 0, 1 डाला मान लो 1 आ गया, -1 डाला तो ये आ गया। तो वो कुछ ऐसा फंक्शन हो सकता है, कुछ ऐसा हो सकता है, स्ट्रेट लाइन में भी हो सकता है, राइट? तो हमें एक आइडिया लग जाता है कि फंक्शन ऐसा कैसा दिखाई देगा, ग्राफिकली वो कैसा होने वाला है, ऑलराइट? सो ये मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है, अब हम इसी को यूज़ करने वाले हैं। ये भी मैं इरेज कर देता हूँ, वी डोंट नीड दिस पार्ट, ओके। अब हम क्या करेंगे, x की किन्हीं 3 वैल्यूज़ पर चेक करते हैं कि y की वैल्यू क्या होगी। व्हेन x इज 0, जब x 0 है तो y कितना है, देखो x को अगर 0 डाला तो y कितना हो गया 2, अगर x को डाला 1, अगर x है 1 तो 2 - 1 y हो गया 1, तो देखो x 1 y भी 1, और जब x होगा 2 यानी कि x जब 2 होगा तो 2 - 2 0, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी, राइट? सो हमें 3 पॉइंट्स मिल गए, जब x की वैल्यू हमें पता है तो y की वैल्यू भी हमें पता है। तो अब ये क्या करेंगे, हम इन पॉइंट्स को मार्क करेंगे। चलिए, सो व्हेन x इज 0 आई नो, जब x 0 है, 0 कहाँ होता है, ओरिजिन पर होगा, है ना? तो जब x 0 है तो y कितना है 2, तो देखो ये पॉइंट मार्क कर दिया। फिर जब x 1 है तो y भी कितना है 1, यानी कि ये पॉइंट हमने मार्क कर दिया, और जब x है 2 तब y कितना है 0। तो जब x की वैल्यू देखो, x कोऑर्डिनेट आपका 2 है तो y कोऑर्डिनेट आपका 0 है, तो ये 3 पॉइंट हो गए। वैसे तो 2 ही पॉइंट काफी थे, अगर ये और ये 2 पॉइंट मुझे पता लग गए तब भी लाइन बन सकती है। चलो तीसरा पॉइंट भी आ गया तो हमें कंफर्म हो गया कि जो हमारी लाइन है वो कुछ ऐसी दिखाई देगी। सो दिस इज द करेक्ट वे टू ड्रॉ अ लाइन। अब हमने उस लाइन को देख लिया, ये जो लाइन है इसका इंटरसेप्ट क्या है, इंटरसेप्ट 2 है, और इसका अगर कोई स्लोप पूछता है हमसे तो स्लोप है -1, स्लोप क्या है -1। अब देखो स्लोप को हमने कहा था कि स्लोप जो है वो टेंजेंट थीटा के इक्वल भी होता है। किसके इक्वल होता है, टेंजेंट थीटा के इक्वल। तो थीटा होता है जो लाइन एंगल बनाती है एक्स एक्सिस के साथ। तो हमने कहा था या तो आप उस एंगल को ऐसे मेजर करोगे, ठीक है, तो ये एंगल कैसा आ गया, ऑब्ट्यूस एंगल, राइट, या फिर आप उस एंगल को ऐसे मेजर करोगे नेगेटिव डायरेक्शन में, तो वो अपने आप ही एंगल कैसा हो गया, नेगेटिव में आ जाएगा, है ना।
तो आप कोई भी एंगल देखो, आप एंगल इसे मानो या फिर इसे मानो, टेंजेंट की जो वैल्यू है वो देखो नेगेटिव ही आएगी, क्योंकि अगर हम ये एंगल कंसीडर करते हैं तो ये ऑब्ट्यूज है, यानी कि कौन से एंगल, कौन से क्वाड्रेंट का एंगल है, ये सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल है ना। तो सेकंड क्वाड्रेंट में टेंजेंट की जो वैल्यू होती है वो नेगेटिव होती है और हमारा स्लोप नेगेटिव ही है। और अगर आप यहाँ से देखते हैं तो ये एंगल एक्यूट है, दिखाई देने में तो एक्यूट है लेकिन ये नेगेटिव डायरेक्शन में है ना। तो ये एंगल भी क्या होगा, नेगेटिव होगा। और टेंजेंट के अंदर अगर टेंजेंट में कभी ऐसे आ जाए माइनस थीटा, तो हमें पता है ये थीटा बेशक से एक्यूट है लेकिन नेगेटिव साइन बाहर आ जाता है और ये बच जाता है नेगेटिव ऑफ टेंजेंट थीटा, ठीक है। तो इस सिचुएशन में ये एंगल जब हम देखेंगे, ओके, जब बहुत सारी ऐसे लाइन लीनियर फंक्शंस देख लेते हो तो आपको आइडिया लगने लग ही जाता है कि देखो यहाँ पर y के साथ में, सॉरी x का जो कोफिशिएंट है वो -1 है, ठीक है। तो -1 होने पर यहाँ पर जो एंगल होगा ये थीटा, ये कितना होगा, -45 डिग्री। ये एंगल -45 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि जब टेंजेंट हम देखते हैं 45 डिग्री पर, टेंजेंट की वैल्यू होती है +1, राइट। तो टेंजेंट की वैल्यू -45 डिग्री पर कितनी होगी, -45 डिग्री पर होगी -1, सही बात है। टेंजेंट -45 पर होगा -1, जो कि हमें स्लोप चाहिए भी है ना। तो ये जो एंगल है, अगर अब ये देखना है कि हमसे क्या पूछा गया है क्वेश्चन में, कई बार वो जानबूझकर कंफ्यूज करने के लिए हमें लाइन के बारे में कुछ भी चल रहा है, ऑब्वियसली ये तो फिजिक्स के अंदर यूज होना है, एग्जैक्टली तो मैथमेटिक्स नहीं है, बट कई बार हमसे पूछ लिया जाता है कि जो लाइन बनेगी वो एक्स एक्सिस के साथ में कितना एंगल बनाएगी, ओके। तो आपने देखना है कि आपने एंगल बताना है। आप थीटा इक्वल टू -45 डिग्री भी कह सकते हैं, वो ऑप्शंस पर डिपेंड करेगा, है ना। और कई बार हमसे स्लोप पूछ लिया जाता है, तो स्लोप पूछा है तब तो मैं -1 बोलूंगा, एंगल पूछा है तो मैं -45 डिग्री बोलूंगा, ठीक है। दोनों चीजों में डिफरेंस है। स्लोप जो है यानी कि m, वो एंगल के इक्वल नहीं है, एंगल के इक्वल नहीं है, टेंजेंट ऑफ दैट एंगल, उस एंगल का क्या लेना आपको, टेंजेंट लेना है, उसके इक्वल है स्लोप। अब हम इस चीज को एक बार वेरीफाई करते हैं कि ये एक्चुअल में होता भी है कि नहीं होता है, ठीक है, कि स्लोप टेंजेंट थीटा के इक्वल कैसे हो गया। चलिए हम एक और एग्जांपल लेते हैं सिंपल सा, ठीक है, जहां पर हम ये चीज वेरीफाई करके देखेंगे। लेट्स से कि y इज इक्वल टू 2x, सिंपल सी इक्वेशन मान लेते हैं, y इज इक्वल टू 2x, ओके। तो वो कुछ ऐसा होगा, हमारे जो कोऑर्डिनेट एक्सिस है, दिस इज x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस। अब मीनिंग क्या है, यहां पर तो कोई इंटरसेप्ट है ही नहीं, तो ये इक्वेशन कहां से पास करेगी, ओरिजिन से। जिस इक्वेशन में, लीनियर इक्वेशन में कोई इंटरसेप्ट नहीं है तो इसका मतलब वो ओरिजिन से पास करेगी। सीधी सी बात है, जब x 0 होगा तो y भी 0 होगा, ऑब्वियसली जब x 0 है तो y भी 0 है, तो वो ओरिजिन से पास करनी चाहिए, ठीक है। एंड लेट्स से कि ये हमारी इक्वेशन, सॉरी ये हमारी लाइन है, ठीक है, दिस वाज ओरिजिन जहां से ये पास कर रही है, ठीक है। अब जब x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू 0 है, वो तो हमें समझ में आ गया। जब x की वैल्यू है 1 यानी कि 1, तो y की वैल्यू 1 नहीं है, दिस इज 1, दिस इज 1, तो y की वैल्यू क्या है, 2। पॉइंट क्या होगा, ये, ठीक है। जब x की वैल्यू कितनी है 1, दिस इज 1 यूनिट, तो y में हम कितना चले गए, 2 यूनिट्स चले गए, ठीक है। जब x की वैल्यू होगी 2, 1 के बाद में क्या आएगा, यहां पर 2 आएगा, ठीक है। तो हम देखेंगे, ओके, जब x की वैल्यू है 2 तो y की वैल्यू हो जाएगी 4 यूनिट्स, बीच में कहीं होगा 3, ठीक है। सो दिस विल बी 4 यूनिट, 2 2s are 4, तो कुछ ऐसा हो जाएगा। अब ये लाइन थी, इक्वेशन हमें गिवन थी, वैसे तो हम इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करते ही समझ गए कि इसका जो स्लोप है m वो कितना है, 2, यानी कि स्लोप हमने कहा टेंजेंट थीटा होता है, तो यहां पर अगर मैं टेंजेंट थीटा कैलकुलेट करूंगा तो वो 2 आना चाहिए। अब ये चीज हमें क्या करनी है, वेरीफाई करनी है, चेक करनी है इस इक्वेशन के लिए, ठीक है। तो हम कर सकते हैं, देखो ये हमारी लाइन है और जो एंगल ये लाइन बनाती है वो क्या होता है, थीटा होता है, ठीक है। तो आप कोई भी ट्राइंगल ले लो, देखो या तो आप ये वाला ट्राइंगल ले सकते हो या फिर आप इससे बड़े वाला ट्राइंगल भी ले सकते हो, ठीक है। बिकॉज हमें पता है कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होती है वो ऐसे ट्राइंगल के बदलने से नहीं बदलती, वो इस एंगल पर डिपेंड करती है। दोनों ही ट्राइंगल्स में एंगल तो सेम है ना, दोनों ही ट्राइंगल में ये एंगल थीटा है,
तो टेंजेंट थीटा पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। टेंजेंट थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। यहां पर क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहां पर परपेंडिकुलर इंक्रीज हुआ तो बेस भी इंक्रीज हुआ है ऑब्वियसली। तो आप कोई भी एक ट्राइंगल यूज करो। लेट्स कंसिडर ये पॉइंट O है, इसको मैं मान लेता हूं A, इसको मैंने मान लिया B। तो जब भी आपको स्लोप निकालना है तो हम क्या करेंगे, जो हमारी लाइन है उसके ऊपर हम कोई भी दो पॉइंट हम क्या कर लेंगे, अपने आप ही मान लेंगे। अब एक पॉइंट हमारा ये है ओरिजिन वाला और दूसरा पॉइंट हमने माना ये, ठीक है। हमने इन दोनों पॉइंट्स के बीच में दोनों को इंटरसेक्ट कैसे मार्क कर लिया, O A, और ये वाला पॉइंट क्या है B। तो अब यहां पर ये बन जाएगा ट्राइंगल जैसा कुछ, राइट। और ट्राइंगल के अंदर टेंजेंट थीटा क्या होता है? टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि ए बी, दिस इज ए बी अपॉन दिस वन दैट इज ओ बी, राइट। सो ए बी अगर हम देखें यूनिट्स में कितनी है, 4 यूनिट के इक्वल है। दिस ए बी इज इक्वल टू 4 यूनिट्स, राइट। तो ये होगा 4, और ओ बी, ये जो डिस्टेंस है O से लेकर B, ये कितना है? 2 यूनिट्स है, तो डिवाइड हो जाएगा 2 से। नाउ इट विल गेट कैंसल्ड ऑन 2, तो हमारा टेंजेंट थीटा कितना आ गया? 2 के इक्वल आ गया। यही चीज हमें वेरीफाई करनी थी। अब आप किसी भी स्ट्रेट लाइन को देख लो, ठीक है, आप वो लाइन को, इक्वेशन आपको गिवन होगी, वहां से आपको वैसे ही पता लग जाएगा कि स्लोप क्या है। x का जो कोफिशिएंट होगा m, वही हमारा क्या होगा? स्लोप होगा, ठीक है। लेकिन अगर हम उस लाइन को ड्रॉ कर लेते हैं और इस तरह से पॉइंट्स को मार्क करते हैं, तब भी अगर हम टेंजेंट थीटा कैलकुलेट करते हैं तो वो भी सेम ही वैल्यू आपको देगा। तो दिस इज आवर स्लोप, यही हमारा क्या है? स्लोप। सो आई होप अब हमने ये वेरीफाई कर लिया है, तो आपको बार बार ये चेक करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, कि क्या स्लोप टेंजेंट थीटा होता है या फिर नहीं होता है। तो दिस इज ट्रू, स्लोप टेंजेंट थीटा ही होता है, ओके। सो आई होप वी आर डन विद स्ट्रेट लाइन पार्ट। ऐसे ही हम किसी भी लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं। एक और एग्जांपल ले लेते हैं स्ट्रेट लाइन का, ठीक है। आप ऐसे हम ड्रॉ कर सकते हैं। लेट्स से कि अगर कई बार मुझे इक्वेशन ऐसे मिल गई, x इज इक्वल टू -1/√3, ओके, -1/√3 टाइम्स ऑफ y, प्लस में क्या है, लेट्स से 6 कुछ ऐसी इक्वेशन है। अब मुझे तो स्टैंडर्ड इक्वेशन ऐसे ही पता है कि y इज इक्वल टू mx प्लस सी, और यहां पर कुछ ऐसा देखने को नहीं मिल रहा। तो हम क्या करेंगे, दोबारा से इस इक्वेशन को ऐसा बनाने की, अपनी स्टैंडर्ड इक्वेशन जैसा बनाने की क्या करेंगे, कोशिश करेंगे। चलिए, अब y को हम इधर ले आते हैं, तो नेगेटिव था, यहाँ पर आते ही क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, यानी कि 1/√3 टाइम्स ऑफ y, और x को उधर भेज देते हैं तो x बन जाएगा -x, क्योंकि यहाँ वो पॉजिटिव था, और 6 पर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 6 एज इट इज रहेगा। चलिए, लेकिन स्टैंडर्ड इक्वेशन में y का जो कोफिशिएंट होता है वो 1 होता है, तो मुझे 1 चाहिए, √3 नहीं चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, इस इक्वेशन को, पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दूंगा √3 से, सही है। तो √3 से करने पर ये बन जाएगा y इज इक्वल टू √3, जब यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो -√3x प्लस 6√3, एंड दिस विल बी आवर इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। y इज इक्वल टू -√3x प्लस 6√3। अब ये इक्वेशन कैसे है, स्टैंडर्ड फॉर्म में आ चुकी है। नाउ आई कैन कंपेयर, अब मैं कंपेयर भी कर सकता हूं। जो x का कोफिशिएंट है वो स्लोप होता है, यानी कि -√3 हमारा स्लोप है, और स्लोप क्या होता है, टेंजेंट थीटा भी होता है। सही बात है, स्लोप क्या होता है, टेंजेंट थीटा होता है। अब हम इसको मानेंगे क्योंकि ऑब्वियसली ये सच है। एंड दिस इज इंटरसेप्ट c इज इक्वल टू 6√3, करेक्ट है। इंटरसेप्ट क्या है, 6√3, और इंटरसेप्ट कैसा है, पॉजिटिव है। सो पॉजिटिव इंटरसेप्ट का मीनिंग क्या होता है, पॉजिटिव इंटरसेप्ट का मीनिंग कि वो y एक्सिस को पॉजिटिव वाले पार्ट में कट करेगा इतने डिस्टेंस पर, यानी कि 6√3 पर। अब यहां पर जो स्लोप है वो टेंजेंट थीटा -√3 के इक्वल है, तो हम थीटा का आइडिया लगा सकते हैं क्या, इस एंगल का आप आइडिया लगा सकते हो, बिकॉज हमें पता है कि टेंजेंट √3 कहां पर होता है। अगर आप टेंजेंट की वैल्यूज को याद करो, 30 डिग्री पर होता है 1/√3, और 60 डिग्री पर होता है √3, राइट। सो व्हेन थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, जब थीटा 60 डिग्री होता है तब हमारा टेंजेंट 60 डिग्री हो जाता है √3, सही बात है। और अगर हमारा थीटा होगा -60 डिग्री,
चलिए इस थीटा को क्या कर देते हैं, -60 डिग्री कर देते हैं, तब हमारा टेंजेंट कितना हो जाएगा, -60 डिग्री एंड इट विल बी -√3। क्या हो जाएगा, -√3, जो कि हमें चाहिए। हमारा जो केस है वो +60 डिग्री का नहीं है, वो -60 डिग्री का है, क्योंकि -√3 स्लोप कब आएगा, जब हमारा थीटा होगा -60 डिग्री। तो बस अब बहुत ही सिंपल है इस इक्वेशन को ड्रॉ करना। हमें गिवन इक्वेशन को हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट किया और जो भी इंफॉर्मेशन हम उससे हम ले सकते हैं हमने इकट्ठा कर ली अपनी इंफॉर्मेशन। हमें एंगल पता लग गया कि नेगेटिव एंगल बनना चाहिए, कितना नेगेटिव एंगल में भी कितना, -60 डिग्री, और इंटरसेप्ट क्या होना चाहिए, 6√3। अब मान लो कहीं पर ये y एक्सिस है, तो ये जो पॉइंट मैंने ऑब्वियसली कितना मान लिया, 6√3 के ही इक्वल मान लिया। ये जो डिस्टेंस है 6√3 है, तो लाइन इसी से पास करेगी कुछ इस तरह से, और ये जो एंगल बनाएगी ये कितना होगा, 60 डिग्री। तो दैट्स इट। एंगल ये कैसा है, नेगेटिव डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, सो दिस एंगल विल बी कंसिडर्ड एज -60 डिग्री, और इसका जब हम टेंजेंट लेंगे तो वो -√3 ही आएगा। सो दिस इज द इक्वेशन, ओके, एंड दिस इज लाइन जो हमने उस इक्वेशन को देखकर ड्रॉ की है। ओके, तो आप कैसे इस तरीके से किसी भी लाइन का आइडिया लगा सकते हो, ठीक है, किसी भी लाइन का आपको आइडिया लग जाएगा कि वो कैसी दिखाई देगी ग्राफ पर, ठीक है। चलिए अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट पार्ट पर आज के लेक्चर में। अब तो आपने देख ही लिया, मैंने पहले बोलना था, है ना, अब तो ये आ ही गया है क्या, इलिप्स। हम पढ़ेंगे अब इलिप्स के बारे में, एंड दैट विल बी ऑल फॉर दिस लेक्चर। इलिप्स और सर्कल के बारे में, क्योंकि वो तो मिलते जुलते हैं, और फिर पैराबोला, हाइपरबोला हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। चलिए इलिप्स। अब आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जो प्लैनेट्स वगैरह जब रिवॉल्व करते हैं सन के अराउंड, तो वो भी इलिप्स में ही करते हैं, सर्कल नहीं होता है, वो सर्कुलर ऑर्बिट्स नहीं होती हैं, वो एक्चुअल में इलिप्टिकल ऑर्बिट्स होती है ना। तो इलिप्स ऑब्वियसली हमें फिजिक्स में पढ़ना पड़ता है, क्योंकि इलिप्स यूज होगा, हर एक चीज सर्कल से हमारा काम नहीं चलेगा। सो व्हाट इज इलिप्स, अब हम कुछ डिफाइन या कुछ वो नहीं करने वाले हैं इसे, ठीक है। इलिप्स भी एक सर्कल जैसी ही फिगर है, लेकिन अब सर्कल क्या होता है कि उसका हर पॉइंट, सॉरी मैं ऐसे कुछ ड्रॉ कर सकता हूं, अगर ये सर्कल हो, ठीक है, सर्कल क्या होता है, ये जो लाइन मैंने ड्रॉ की है यही क्या है, सर्कल है, इसी को तो हम सर्कल कह देते हैं। और इसका मीनिंग ये है कि इस लाइन के ऊपर लाई करने वाला कोई भी पॉइंट हो, ठीक है, पॉइंट ये हो या फिर ये कोई भी पॉइंट हो, उसका सेंटर से जो डिस्टेंस है ना, वो डिस्टेंस सेम है, वो चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है। मैंने ये डिस्टेंस फिक्स कर दिया, ठीक है, लेट्स से 1 सेंटीमीटर या कुछ भी आप इसको मान लो, और मैंने क्या कर दिया, ऐसे 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 इसको घुमा दिया, तो वो जो बाउंड्री बनेगी वो क्या है, वो सर्कल है, क्योंकि सर्कल में हर एक पॉइंट का डिस्टेंस सेंटर से फिक्स्ड है। बट जो इलिप्स होता है उसके ऊपर हर पॉइंट का डिस्टेंस फिक्स तो नहीं होता। अब फिक्स ना होने में तो वो बहुत सारी शेप्स हम बना सकते हैं, बट जो इलिप्स की स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है वो कुछ ऐसी दिखाई देती है, ठीक है। तो स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ इलिप्स इज x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b² इज इक्वल टू 1। ये है स्टैंडर्ड इक्वेशन। ये एक ऐसे इलिप्स की इक्वेशन है जो जिसका सेंटर कहाँ पर लोकेटेड है, ओरिजिन पर। इसका सेंटर ओरिजिन पर है, कहीं और नहीं हो सकता इसका सेंटर। अगर किसी और पॉइंट पर होगा, अब ये मान लीजिए हम कोई पॉइंट मार्क कर लेते हैं, दिस पॉइंट इज 5,5, ठीक है, ये x एक्सिस थी, y एक्सिस थी, ये 5 यूनिट्स यहाँ, 5 यूनिट्स यहाँ, तो हमने एक पॉइंट मार्क कर दिया 5,5, ठीक है। अब यहाँ पर एक अगर मुझे ऐसा इलिप्स बनाना हो जिसका सेंटर क्या हो, ये, तो यहाँ भी एक इलिप्स बन सकता है ऑब्वियसली। दिस इज इलिप्स जिसका सेंटर ओरिजिन नहीं है, उसका सेंटर क्या है, ये पॉइंट है 5,5। तो इस इलिप्स की इक्वेशन क्या होगी, इस इलिप्स की इक्वेशन कैसे होगी, जो हम नॉर्मल जो स्टैंडर्ड इक्वेशन देख रहे हैं ना, उसमें बस इतना सा डिफरेंस आ जाएगा कि यहाँ पर होगा x माइनस 5 का स्क्वायर अपॉन a² प्लस y माइनस 5 का स्क्वायर अपॉन b² इज इक्वल टू 1। ओके, तो ये जो 5 और 5 है, मतलब जो सेंटर है, सेंटर के जो कोऑर्डिनेट्स हैं, ठीक है, वो सिर्फ इतना ही काम करते हैं कि वो इसके x और y के साथ में यहाँ आ जाएंगे, ठीक है। जब आप इस पार्ट को x माइनस 5 को
रखते हो इक्वल टू 0, ये 0 कब होगा, ये कब होगा 0, जब x की वैल्यू देखो 5 उधर चला जाएगा, सो व्हेन x इज इक्वल टू 5, सिमिलरली व्हेन y इज इक्वल टू 5। तो वहां से आपको पता लग जाएगा इस इक्वेशन को देखते ही कि ये जो इलिप्स है वो हमारे स्टैंडर्ड इलिप्स से थोड़ा अलग है, और उसका जो सेंटर है ना वो क्या है 5,5। अगर यहाँ पर होता 4, यहाँ पर होता 5 तो कोई बात नहीं, ये एक ऐसा इलिप्स है जिसका सेंटर कहाँ लाई करता है 4,5, ठीक है। सो ये तो ये पार्ट हो गया जो इतना ज़्यादा हमें चाहिए भी नहीं होगा। अब हम आ जाते हैं कि ये जो a और b है ये क्या चीज़ है। ओके ओके, यहाँ से ये भी इरेज हो गया। दिस वॉज द स्टैंडर्ड इक्वेशन x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। चलिए हम स्टैंडर्ड इक्वेशन की ही बात करते हैं। ऑल राइट, सो दिस इज a एंड दिस इज b। तो जब हम इलिप्स को ड्रॉ करते हैं ऑब्वियसली उसका जो पॉइंट्स का डिस्टेंस है वो सेम नहीं होता, तो ये जो डिस्टेंस है वो मैक्सिमम डिस्टेंस है इलिप्स के ऊपर लाई करने वाले पॉइंट का सेंटर से, ठीक है। इलिप्स के ऊपर लाई करने वाला कोई भी पॉइंट आप उठाकर देख लो, मैक्सिमम डिस्टेंस यही मिल रहा है आपको, यहाँ या फिर यहाँ, ठीक है। सो ये जो पार्ट है इसको हम क्या कह देते हैं, मेजर एक्सिस कह देते हैं। ये जो क्या है, ये मेजर एक्सिस है, ठीक है। अगर ये मेजर एक्सिस आपसे पूछी जाए कंप्लीट कितनी है तो ये 2 टाइम्स ऑफ a, यहाँ से लेकर अगर यहाँ तक हमें बतानी हो तो ये 2 टाइम्स ऑफ a है। हाँ, इसका हाफ अगर हमसे पूछा जाए तो दिस इज a, इतना पार्ट भी a है और ये पार्ट भी कितना है, a के इक्वल है। तो ऑब्वियसली ये वाली जो एक्सिस है क्या है, मिनिमम है, तो इसको हम क्या कह देते हैं, माइनर एक्सिस कह देते हैं, ठीक है। दिस इज माइनर एक्सिस। तो ये जो इतना पार्ट है ये क्या है, b, ये जो इतना पार्ट है ये भी क्या है, b। तो जो टोटल हो गया वो कितना हो गया, 2 टाइम्स ऑफ b, ऊपर से लेकर नीचे तक, ये हो गया 2b के इक्वल, ठीक है। सो दिस a एंड b, तो ये a क्या होता है, हमारा मेजर एक्सिस का पार्ट है, b इस सिचुएशन में क्या है, माइनर एक्सिस है। और ये हमने इलिप्स ड्रॉ किया व्हेन a इज ग्रेटर देन b, जब a b से बड़ा है। ओके अब आपको एक एग्जांपल ले लेते हैं कि फॉर एग्जांपल एक्स स्क्वायर, ओके ऐसे मैं लिख सकता हूं एक्स स्क्वायर अपॉन 16 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 9 इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो ये क्या है, एक्स स्क्वायर अपॉन 16, ये 4 का स्क्वायर है और ये 3 का स्क्वायर है ना। तो हमें पता लग गया कि a कितना है 4 इस एग्जाम्पल के लिए, और b कितना है 3। तो मैं कह सकता हूं कि a इज ग्रेटर देन b, a b से बड़ा होगा। तो ये इलिप्स जब हम ड्रॉ करेंगे तो वो कुछ ऐसा ही दिखाई देगा, ठीक है। जो इसकी मेजर एक्सिस है वो हो जाएगी 4 यूनिट्स, माइनर एक्सिस हो जाएगी 3 यूनिट्स, ठीक है। देखकर ही पता चल रहा है दिस इज मेजर एक्सिस, दिस इज माइनर एक्सिस, और कुछ इस तरह से बन जाएगा। लेकिन वेट फॉर अ मिनट, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल। चलिए यहीं पर हम क्या करते हैं, इसको इरेज कर देते हैं बाकी के पार्ट को। ऑल राइट, सो ये हमने देखा जब एक्स स्क्वायर बाई 16 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 9 कुछ ऐसा होगा तो इलिप्स भी ऐसा ही दिखाई देगा, बिकॉज ये इसकी मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस के अलोंग है और जो माइनर एक्सिस है वो वाई एक्सिस के अलोंग है। बट अगर मैं इक्वेशन को कर देता हूँ एक्स स्क्वायर अपॉन 9 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 16 इज इक्वल टू 1। नाउ इन दिस एग्जाम्पल अगर मैं देखता हूँ ये a है, a का स्क्वायर सॉरी, और ये क्या है b का स्क्वायर, तो यहां से मुझे पता चलता है कि a की वैल्यू है 3 और अगर मैं देखता हूं b की वैल्यू है 4। सो नाउ a इज नॉट ग्रेटर देन b, a b से बड़ा नहीं है, इनफैक्ट b इज ग्रेटर देन a। क्या कह सकते हैं हम, b a से बड़ा है। दिस एक्सिस इज मेजर, जो b है ये बड़ा हो गया और a छोटा हो गया, तो इलिप्स कैसा दिखाई देगा, इलिप्स कुछ ऐसा दिखाई देगा। ऑल राइट, अब हमारा इलिप्स कुछ ऐसे दिखेगा। ऑब्वियसली ये भी इलिप्स है, शेप में तो कोई चेंज नहीं आया, अभी ये ऐसे था, अब उठा के हमने उसको ऐसे कर दिया तो वो इलिप्स थोड़े बदल जाएगा, उसका नाम थोड़े बदल जाएगा। ये भी इलिप्स है, ये भी इलिप्स है, ठीक है। दोनों में डिफरेंस क्या है, ये जो इलिप्स हम देख पा रहे हैं इसकी मेजर एक्सिस कहाँ लाई कर रही है, एक्स एक्सिस के अलोंग, तो यहाँ पर a ग्रेटर देन b है फॉर दिस इलिप्स, और इस इलिप्स के लिए हम कह सकते हैं b इज ग्रेटर देन a। तो इतना डिफरेंस है दोनों इलिप्स के बीच में।
स्टैंडर्ड इक्वेशन यही होती है, ठीक है। कोई भी इक्वेशन अगर हमें मिलती है तो हम देखकर कंपेयर कर सकते हैं कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी, ओके। और ए और बी की वैल्यू से आप बता सकते हो कि ये हमारी सेमी मेजर एक्सेस यानी कि मेजर एक्सेस का क्या है, हाफ, वो ए के ही इक्वल है ना। और ये क्या है, सेमी माइनर एक्सेस, माइनर एक्सेस ये कंप्लीट है और ये उसका हाफ है, तो सेमी माइनर एक्सेस हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। नाउ लेट्स कंपेयर इलिप्स एंड सर्कल टुगेदर। अगर हमारा ये ए और बी इस इक्वेशन में जो हम लिख रहे हैं स्टैंडर्ड इक्वेशन एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, हम ऐसा लिख रहे हैं ना। तो अगर यहाँ पर ए और बी इक्वल हो जाए, इफ ए इज इक्वल टू बी, तो क्या होगा, लेट्स से ए और बी दोनों ही किसके इक्वल है, आर के इक्वल है। हमने जस्ट एक नंबर मान लिया आर, तो यहाँ पर भी हम क्या कर देंगे, आर स्क्वायर, यहाँ पर भी कर देंगे आर स्क्वायर, और वो दोनों क्या चला जाएगा, आर स्क्वायर उधर चला जाएगा, तो इट विल बिकम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ऑलराइट, क्योंकि ए और बी दोनों किसके इक्वल है, आर के इक्वल है, तो ये भी हो गया आर स्क्वायर, ये भी हो गया आर स्क्वायर, और आर स्क्वायर कहाँ चला गया, यहाँ, तो ये इक्वेशन बन गई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ऑलराइट, और ये क्या बन गया, एक सर्कल बन गया। अगर आप इस पिक्चर को देखें तो ये हो गया सर्कल, जिसके हर एक पॉइंट का डिस्टेंस सेंटर से क्या है, इक्वल है, सेम है, ठीक है। जबकि पहले वो क्या था, इलिप्स था। अगर हम इस पिक्चर को देखें, दिस वन वाज इलिप्स, जो पहले से ड्रॉ किया हुआ था, और ये कैसा इलिप्स है, जिसमें ए बी से बड़ा है, क्योंकि ये इलिप्स ऐसे एक्स एक्सिस के अलोंग है ना। इसकी जो लेंथ देखी जाए इलिप्स की, तो वो एक्स एक्सिस के अलोंग है, सो ए इज ग्रेटर देन बी। अगर वो ऐसा इलिप्स होता तो हम कहते थे कि बी इज ग्रेटर देन ए। ऑलराइट, तो इलिप्स क्या बन जाएगा, सर्कल बन जाएगा अगर ए बी के इक्वल हो जाए तो चलिए अब हमें सर्कल बोल ही दिया है, तो सर्कल की इक्वेशन लिख देते हैं। स्टैंडर्ड इक्वेशन हम ऑलरेडी लिख चुके हैं लास्ट स्लाइड में, कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अगर आर स्क्वायर के इक्वल हो जाए तो, ठीक है। तो ये जो आर है वो क्या है, यहाँ पर रेडियस का काम करेगी, ठीक है। सो दिस इज इक्वेशन ऑफ सर्कल, स्टैंडर्ड इक्वेशन है ये सर्कल की। ये हमारा सर्कल बन गया जिसकी रेडियस आर है, ये भी आर है, सभी डिस्टेंसेस ये क्या है, आर के इक्वल है। एग्जाम्पल देखने हैं तो कुछ भी बोल दो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25, ठीक है। तो ये क्या है, इक्वेशन देखते ही अब हमें समझ में आ जाना चाहिए कि एक सर्कल की इक्वेशन है, और 25 को मैं सोचूं तो ये 5 का स्क्वायर होता है। तो ये कैसा सर्कल है जिसकी रेडियस कितनी है, 5 यूनिट्स है, ठीक है। तो ये बड़ा सिंपल है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। और इस सर्कल का सेंटर कहाँ पर है, इस सर्कल का सेंटर ओरिजिन पर है, ये ध्यान रखेंगे, इस सर्कल का सेंटर ओरिजिन पर है। अगर कोई और सेंटर होता, ठीक है, तो वो कैसे दिखता, x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 25। अब इस इक्वेशन में और इस इक्वेशन में कोई डिफरेंस नहीं है सिवाय सेंटर के, ठीक है। देखो यहाँ पर कुछ भी नहीं था ना, इस x स्क्वायर को आप कैसे समझो कि x माइनस 0, क्योंकि कुछ है ही नहीं तो मैंने 0 लिख दिया, और उसका स्क्वायर कर रहा हूँ, प्लस किया y माइनस 0, ठीक है, और उसका हमने स्क्वायर कर दिया। तो ये भी 0, ये भी 0, यानी कि उसका सेंटर कहाँ पर है, ओरिजिन पर है। इस इक्वेशन का यानी कि इस सर्कल का सेंटर तो ओरिजिन पर है। और अगर मैं इस सर्कल की बात करता हूँ तो इस सर्कल का सेंटर जो है, वो होगा 1,2, 1,2, ठीक है। तो सेंटर का फर्क है और कोई भी डिफरेंस नहीं है। 1,2 आप देख सकते हो कोऑर्डिनेट एक्सिस पर कहाँ बनेगा, x कोऑर्डिनेट 1 होना चाहिए, y कोऑर्डिनेट 2 होना चाहिए, तो हम सर्कल बना देंगे जिसकी रेडियस क्या हो, 25 नहीं 5 होनी चाहिए, क्योंकि 25 किसका स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर है, ठीक है। सो दैट इज हाउ यू विल ऑब्जर्व, या फिर आप एक सर्कल की इक्वेशन के साथ में इस तरह से डील करने वाले हैं। आपको इक्वेशन देखकर समझ में आना चाहिए कि देखो रेडियस क्या है, उसका सेंटर क्या है, ठीक है। अगर यहां पर होता है x प्लस 1, अब क्या हो जाएगा, x प्लस 1 तो सेंटर हो जाएगा -1,2, ठीक है। x माइनस 1 था तो सेंटर था 1, अगर x प्लस 1 है तो यहाँ पर है -1,2। वेरी सिंपल, ये हो जाएगा सेंटर। बाकी इसका इतना इन्वॉल्वमेंट शायद नहीं भी होगा, सेंटर वाली जो चीज़ हम बता रहे हैं वो इतनी ज़्यादा यूज़ नहीं भी होगी, बट रेडियस का आइडिया आपको होना चाहिए। रेडियस आपको इस नंबर का स्क्वायर रूट करने पर मिलेगी। 25 का स्क्वायर रूट 5 होता है, तो 5 इज द रेडियस।
ऑल राइट, सो आई गेस दैट्स ऑल. हमने सर्कल को भी डिस्कस कर लिया, इलिप्स को भी डिस्कस कर लिया, ठीक है, दोनों की इक्वेशन को देख लिया. तो दैट्स ऑल फॉर टुडे. उससे पहले हमने किया लाइन को, ठीक है. नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे पैराबोला, हाइपरबोला, ये दोनों हम डिस्कस करेंगे. और हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को भी डिस्कस कर लेंगे कि उसके हम रूट्स कैसे निकालते हैं. यू हैव ऑलरेडी डन दिस इन क्लास 10th. क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको पता है, बट क्योंकि हम बेसिक मैथमेटिकल टूल कर रहे हैं तो हम भी उस पार्ट को एक बार कवर करेंगे. और फिर जो है ये 2 लेक्चर्स के साथ में हमारा ग्राफिकल पार्ट कंप्लीट हो जाता है. दिस वाज लेक्चर 1. अगर हम देखें ग्राफ, इससे पहले हमने ट्रिग्नोमेट्री कवर किया है और नेक्स्ट लेक्चर में भी हम ग्राफ ही डिस्कस करेंगे. तो ये 2 लेक्चर्स सिर्फ ग्राफ के हैं. ऑल राइट, सो कीप वॉचिंग आवर लेक्चर्स एंड टेक केयर एंड थैंक यू.